वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक बंधु, गणमान्य अतिथिगण एवं प्यारे बच्चों, सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग 1947 में आज़ाद हो चुके हैं और जो आपका तिरंगा लहरा रहा है, झंडे लहरा रहे हैं, शायद 76 साल पहले कोई ऐसी इस तरह की हिमाकत करता अपना झंडा लहराने के लिए तो आपको केवल धूप से, हवा से दिक्कत हो रही है, उन लोगों के सामने गोलियों की बौछार हो रही थी। तो शायद उनकी शहादत को हम लोग नमन करने के लिए ही इस तरह के पर्व को, इस तरह के उत्सव को मनाते हैं और यही वास्तव में उनकी आखिरी निशानी है। हम लोगों ने ना उनको देखा है, ना जाना है, केवल सुना है और सुनने में ही इतना है। तो शायद उन्होंने जो हम लोगों के लिए किया है वह उनका अतुल्य बलिदान है। इतना बड़ा बलिदान शायद ही कोई देने के लिए आगे आता होगा। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक हम लोगों को गुलाम बनाए रखा और गुलाम एक ऐसी चीज होता है जो अपने मन से, स्वेच्छा से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। देश प्रेम, जैसा कि हम लोग बार बार देश प्रेम, देशभक्ति की बात करते हैं, तो वो प्रेम होता क्या है? प्रेम वह है जो आपको अपने आसपास वाली चीजों को, चाहे वो हवा हो, पानी हो, पेड़ हो, पौधे हो, पक्षी हो, सबसे स्नेह करने, उनके साथ जुड़ाव महसूस करने के लिए करता है। और यही चीजें अंग्रेजों के समय में रोकी जाती थी। हर समय, हर जगह आप स्वतंत्रता पूर्वक ना तो चल सकते थे, ना बोल सकते थे, ना जा सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जितना बलिदान दिया है, उसके लिए हम लोग हर वर्ष 2 बार, कम से कम 2 बार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस बार तो हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत काल चल रहा है, 75 साल हो गए हैं और इसके लिए हम लोगों ने, हमारे विद्यालय ने बहुत सारे प्रोग्रामों का आयोजन किया है, जैसे कि हर घर तिरंगा। आज आप लोग जिस गली, जिस शहर, जिस मोहल्ले में निकल जाएंगे, हर तरफ आपको तिरंगा लहराते हुए दिखेगा। यही दिखाना है, यही बताना है और यही समझाना है और यह उत्तरदायित्व तो हमारा और आपका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग हम इस आज़ादी के बारे में, इस संघर्ष के बारे में नहीं जानते हैं और उन तक उनके गौरव गान को पहुंचाना है। जैसा कि यहाँ बताया गया कि 1757 से ही, 1757 मतलब प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध ने ये निर्धारित कर दिया था कि भारत के ऊपर शासन कौन करेगा। बहुत सारे लोग थे, चाहे वो डच रहे हों, फ्रांसीसी रहे हों, पुर्तगाली रहे हों, अंग्रेज रहे हों, लेकिन अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। और शायद ही अंग्रेजों ने आते समय ये सोचा होगा कि हम इतने बड़े मुल्क के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे, क्योंकि वो केवल और केवल ये सोच के आए थे कि हमको व्यापार करना है, हम व्यापारी हैं और व्यापार करके चले जाएंगे। लेकिन यहाँ की प्रतिकूल परिस्थितियों ने उनको इस चीज के लिए आमंत्रित किया कि वो यहाँ के सम्राट, शासक और शहंशाह बन सके। शायद यही परिस्थितियां कमोबेश इस समय भी उपस्थित हो चुकी हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि भारत चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो कि अलोकतांत्रिक देश हैं। चाहे आप पाकिस्तान ले लीजिए, कुछ हद तक बांग्लादेश ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, थाईलैंड ले लीजिए, मालदीव ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए और चीन की ही बात छोड़ दीजिए। चीन तो वास्तव में शुरुआत से ही अलोकतांत्रिक है और इतने देशों के बीच में भारत का जो लोकतंत्र है वो 75 साल से अडिग और इसी रूप में खड़ा हुआ है। ये हमारे देश के लोगों की ये कुर्बानी, बलिदान, शहादत और समर्पण की वजह से संभव हुआ है। इसके लिए हम लोग पुनः उनको सत नमन करते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के पास हैं, जो कि चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो, बाह्य समस्याएं हो, आक्रमण की हो या आतंकवाद की हो, उनसे हम लोगों को लड़ना है, जूझना है और यह केवल और केवल संभव है
राष्ट्र प्रेम से, देशभक्ति से, और इसीलिए आप लोगों के मन में देशभक्ति की भावना अडिग रूप से रहनी चाहिए। चाहे जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, चाहे जितना ही आपको संघर्ष क्यों ना करना पड़े, आप अपने देशभक्ति के लिए और देश के लिए सदैव तत्पर रहें। जैसा कि आप लोग देखते हैं, चीन विश्व के सर्वोच्च शक्तिशाली देशों में शामिल है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। और उसने जो उसकी नीतियां हैं, चाहे वो रिंग्स ऑफ पल्स की हो, चाहे वो वन बेल्ट वन रोड की हो, और उसके अलावा जो नीति है कि दूसरे देशों को पैसे देके अपने कर्ज के जाल में फंसाना, जैसा कि अंग्रेजों ने किया था, उन्होंने राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। इसी तरह का इसको कहते हैं आर्थिक साम्राज्यवाद, और ये पैसे पे किया जा रहा है। नेपाल में हो, श्रीलंका की हालत आपने देख ली है, श्रीलंका पूरी तरह से तबाह हो गया है। इसलिए हमको अपने आंतरिक दुश्मनों के साथ साथ, चाहे वो आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, इनसे लड़ते हुए बाह्य दुश्मनों से हमेशा सतर्क, सावधान और संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने अपने लोकतंत्र को, अपनी व्यवस्था को 75 साल तक अक्षुण्य बनाए रखा है, इसको सदा सनातन के लिए हम लोग अक्षुण्य रखेंगे और अपने देश को विकास के पथ पर आगे ले जाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।